हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दे दनादन क्रिकेट में आप सभी के साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं। और आज का लाइव बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर शैंकी भाई हमारे साथ जो है वो जुड़ने वाले लाइव, जहां पर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। यहाँ पर हम बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारी अपडेट जो है पाकिस्तान को लेकर है। और आखिर पाकिस्तान ये सब चीजें कर क्यों रहा है, जो ये पाकिस्तान ने फैसला किया है कि भैया हम T20 वर्ल्ड कप का जो है वो बाइकआउट करेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है, पाकिस्तान इससे हासिल क्या करेगा और पाकिस्तान का क्या कुछ नुकसान होने वाला है, हर एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर शैंकी भाई जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के लाइव में सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी सवाल हो आप लोग शैंकी भाई से डायरेक्टली जो है वो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पर शैंकी भाई को जोड़ रहे हैं। नमस्कार शैंकी भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं अच्छा हूं। आप बताइए कैसे हैं शिवा? आई होप कि आप भी अच्छे से होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ शैंकी भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मैंने आपको इतनी ठंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना किया हो, बट आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई डिस्टरबेंस की बात नहीं। ये बात क्रिकेट की हो तो वो रात हो दिन हो, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। जी शैंकी भाई, सबसे पहले तो ये बताओ ये हो क्या रहा है, मतलब ये पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि जब भी कुछ होता है पाकिस्तान पड़ी लकड़ी ले लेता है, उड़ता तीर ले लेता है, क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है? ये क्या चल रहा है, कुछ बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है ये? देखिए, बात ये है ना कि जब आप दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं, वैसे दिमाग उनके पास ज्यादा है नहीं, लेकिन जब आप हाँ दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं तो ऐसे ही उलझुल फैसले आप करते हैं। आपने जो कहा ना कि ये पड़ी लकड़ी ले लेते हैं, ये सच्चाई यही हाँ है कि जब आपका पॉलिटिकल व्यक्ति जब आपके हाँ। उस पद पर बैठा हुआ है जिसमें आपकी बर्बादी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, तो बर्बाद होना तय है। मैं आपको बताता हूं हम्म, एक चीज। सबसे बड़ी शुरुआत कहां से होती है? हम लोग, हम्म, आप और हम बात करेंगे भाई मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया, उसके बाद ये पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ दे रहा है। ये सब हम्म, कुछ जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू होता है। हम्म, 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हमारे यहाँ आता है, वो अपनी सिक्योरिटी कमेटी हम्म, भेजता है अपना, आकर के वो जांच करके जाते हैं, भाई ठीक है संतुष्ट हैं, हम आ जाते हैं। उनको ये उम्मीद थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। उसके पहले हम्म, याद करिए 2023 वाला जो मामला था, उसमें एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, वहां पर भी यही हुआ, हमको हाइब्रिड में ले गए श्रीलंका। उसके बाद हाँ, 23 में वर्ल्ड कप खेलने आए भाई कि अब हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन 24 का 25 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था वो फिर चला गया दुबई। ये लोग खुद ही वैसे अपने ही घर में बाहर हो गए, वो अलग बात है, लेकिन दुबई में हम्म, जाकर के हमने खेला। उसके बाद उनकी बेइज्जती, पहली बेइज्जती वो हो गई। पीसीबी चेयरमैन कौन है? नकवी साहब हैं। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान सरकार में? नकवी साहब हैं। और एक और बताता हूं हम्म, आपको एक चीज, इसके बाद एशिया कप में हमने हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिला, इन लोगों ने उम्मीद पाली कि 3 मैच है तो चलो किसी में तो हम हराएंगे, फिर हम कहेंगे कि हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी जीत को इनको, इंडियन आर्मी को, अपनी पाकिस्तान आर्मी को। ये वो कर नहीं पाए। उसके बाद हम्म, बेइज्जती फाइनल हो गई कि हमने इनसे ट्रॉफी नहीं लिया, ट्रॉफी चोर जो है चोर ट्रॉफी लेके भाग गया। हाँ, अब देखिए कि इनके यहाँ जो फील्ड मार्शल है ये आपका मुनीर, आसिम मुनीर, ये क्या हाँ, है? ये है जीजा। ये जो है मोहसिन हाँ, नकवी का जीजा है, अपना मोहसिन नकवी साला लगता है इनका। अब भाई मतलब सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब हाँ, भाई अब आसिम मुनीर जो है कितना भी सुनेगा तो अपने साले के सुनेगा ना। शहबाज शरीफ तो हाँ, वैसे भी कठपुतली है। अब ये हाँ, बयान देना कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम समझा रहे ऐसा किसको समझा रहे हो? तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी ना सरकार चलाता है, तुम्हारे यहाँ वो हाँ, फील्ड मार्शल बना दिए हो। परवेज मुशर्रफ से लेके अभी तक का सारा कांड पता है तुम्हारे। कौन प्रधानमंत्री जो है अपने से फैसला कर लेता है? दरअसल हुआ हम्म, ये है यहाँ पे कि इन लोगों को लगा कि यही मौका है भारत को बेइज्जत करने का। अब शिवा मैं आपको हाँ, बताऊं एक चीज, जब आप किसी हम्म, के लिए ना गलत नियत से आप किसी के पीछे जाते हो ना, तो वो फिर लौट के आपके पास आता ही आता है। इनको ये हम्म, लगा कि बांग्लादेश तो है बेवकूफ। और मैं बाय द वे बांग्लादेश का नाम मैं फिर से वापस ईस्ट पाकिस्तान कह रहा हूं, सॉरी टू से, लेकिन ईस्ट हम्म, पाकिस्तान में अपने हर शो में ईस्ट पाकिस्तान नाम ले रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेशों को चिढ़ मचती है कि हमें कोई ईस्ट हम्म, पाकिस्तान क्यों कह रहा है। भाई जब भारत हम्म, का विभाजन हुआ 1947 में, तो आप हम्म, ईस्ट पाकिस्तान थे, और वो वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तानी है। ईस्ट पाकिस्तान मछली खाने वाले, वो बांग्ला बोलने वाले जो कि कोलकाता के आसपास में थे,
अब उनके और वेस्ट पाकिस्तान के बीच दूरी 1600 किलोमीटर के आसपास की है। भाई कल्चर नहीं मिल रहा है, खान पान नहीं मिल रहा है, और लाहौरी तो झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। अब आप देखिए कि उनका बनता नहीं था। मैं तो एक साफ साफ मैंने अपने चैनल पर कई बार इस बात को बोला है कि देखिए आप इसको ऐसे समझिए क्यों मिर्ची लग रही है। हम लोग बात करते हैं ना 93,000 सैनिक का सरेंडर करवाया था 1971 में इंदिरा गांधी जी ने। मैं कह रहा हूं आप जरा आजादी देखिए, दिसंबर की वो सर्द रात जब लोग किए थे, 71 से लेकर के 2026 आ गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 55 साल की उम्र निकलती है। यानी कि 1971 में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होगा इस पाकिस्तान में तो उसकी एज इस वक्त 55 साल होनी चाहिए। और इस वक्त जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट के सरकार में जो उनकी अभी एंट्रीम गवर्नमेंट चल रही है, अगर सबकी एज देखेंगे वहां पर तो लगभग 55-50 से 60 के बीच, 55 से 60 के बीच है। अब मैं एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर मान लूं कि 60 साल की उम्र है तो 60 साल उम्र मतलब कि आप चले जाइए 55 साल ये हो गए, 5 साल पीछे चले जाइए 1966 के आसपास चले जाइएगा, यानी कि उस समय भारत लड़ा था पाकिस्तान से। उसके बाद आ जाइए तो ये 5 साल, ये कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान वाले उस समय जब ये मुक्ति वाहिनी और ये सब हुआ था, जब इंदिरा गांधी के पास गिड़गिड़ा करके आए थे हमें मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के, तो उस समय आरोप लगाते थे ये लोग, और ये आरोप सच भी हो सकता है कि देखिए जी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार करते हैं, हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ, माओ के साथ रेप किया जाता है। तो मैं इसको ऐसे लॉजिकल, हम लोग मैथ में पढ़ा है ना, हैंस प्रूव्ड, तो वो हैंस प्रूव्ड मैं करता हूं कि अगर मान लिया जाए कि इसको सच माना जाए जो ईस्ट पाकिस्तानी आरोप लगाते थे कि रेप ही किया गया, तो मतलब जो आज 60 साल वाले हैं, जो 55 साल वाले हैं, जो 65 साल वाले हैं, 58 साल वाले हैं, ये सारे उसी आर्मी जो 93 तो हमने सरेंडर करवा दिया, तो ये वही आर्मी वालों के रेप के नाजायज औलादे हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में हैं। और इनको अब अब्बू याद आ रहे हैं। अब्बू कौन है? तो ईस्ट पाकिस्तान। इन लोगों को, इन जाहिलों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो तुम्हारा फादर ऑफ नेशन था उसकी तुमने मूर्तियां खत्म कर दी, तोड़ दी, जिसके लिए भारत ने जा करके अमेरिका जैसा जो 7वां बेड़ा लेकर के आ गया था समंदर में है, उसके खिलाफ जा करके भी भारत के लिए इंदिरा गांधी खड़ी रही और तुमको अलग करवा के बांग्लादेश बना दिया। तुम आज फिर ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फंस गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कहा कि ना ना बेटा तू जा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इनको लगा कि ताजा जख्म हमको मिला हुआ है, चलो भाई तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये ऐसा दोस्त है कि पता चला दोस्त लड़ने चला गया, पीछे से हट गया। अब यहां बेइज्जती वाली बात ये हो गई है कि भाई उनको तो निकाल के बाहर कर दिया, लात मार करके बांग्लादेश को, बांग्लादेश के साथ श्रीलंका भेजो। अब इनके इज्जत पे आ गई बात, क्योंकि इनको लगता है कि 12 फरवरी को जो बांग्लादेश में चुनाव होगा, जो सरकार आएगी, कम से कम उस सरकार के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर हो पाकिस्तान को लेकर के। अब ये नकवी कह रहा है कि नकवी अपने नौटंकी की देखिए प्रधानमंत्री जी करेंगे, अगर नहीं होगा तो 22वीं टीम तैयार करो। तो युगांडा तैयार है, रैंकिंग ऐसा युगांडा टीम बनेगी जो रिप्लेस कर देगी आपको। लेकिन अब नया ट्विस्ट इसमें आया शिवा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब ये मतलब सांप सुंदर का खेल हो गया, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब ट्विस्ट आज का ये आया कि भाई आईसीसी के सूत्रों से पता चल रहा है कि देखो ऐसा है, आना है तो आओ, नहीं आना तुम्हारी नौटंकी भी खत्म कर देंगे। अगर तुम ये कह रहे हो कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, मैं बताऊं इसके पीछे डर, इसके पीछे डर है अभिषेक शर्मा का, डर है इसके पीछे सूर्य कुमार यादव का, ईशान किशन का, खौफ भारतीय बल्लेबाजी का है कि अरे बाप रे बाप, अगर ईशान किशन पल्लीकेले में 2023 में इंडिया के 60 पे 4 था, तब 82 मारा था रऊफ को और सबको मिलके, यहां तो सभी मारे जा रहे हैं, यहां क्या होगा? तो मेन डर इसका है, उसका डर नहीं है कि हम खेलें ना खेलें। लेकिन अब इसका बहाना बनाया जा रहा है। तो आईसीसी ने कह दिया है कि तुम T20 वर्ल्ड कप खेलोगे तो पूरा खेलोगे, नहीं तो भैया रेवेन्यू वाला मैच तो इंडिया पाकिस्तान का है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर वही नहीं खेलोगे तो हम बांग्लादेश को क्या करेंगे, ग्रुप ए में डाल देंगे, उसको तो श्रीलंका चाहिए था, हम श्रीलंका भेज देंगे, वो तो चला जाएगा भाई, और तुम बिक जाओगे भाई। $1 की कीमत हमारा जो है, सोचिए आप क्या हालात है, हमारे यहाँ 90 रुपया पड़ रहा है, उसके यहाँ बांग्लादेश का टका जो है वो ज्यादा बेहतर है हमारे भारत से, यानी उनका स्टेबिलिटी है हमसे बेहतर, उनका जो है टका है रुपये की अपेक्षा में। पाकिस्तानियों का तो सुनता हूं 300 350 रुपया का $1, अभी तो 400 हो गया होगा कि $1 का 400 रुपया कीमत। तो ये लोग अपना सोचेंगे क्या हालात उनके होने वाले हैं, तो इसीलिए हालात है। एक्चुअली क्या है, जीजा साला के बीच में शरीफ फंस गया बदमाश होते हुए। अब ये साला जो कहेगा वो जीजा करवाएगा, जीजा जो कहेगा वो मानना पड़ेगा उसको, शरीफ को। यही बात तो समझ में आती है। यही लोग कहते थे ना उसके लिए झंडा उठा रहे थे, अभी तो इजराइल में जाकर के दोस्ती कर रहा था, तो पाकिस्तानी मुल्क को पूछना चाहिए जाकर के उससे कि काहे तुम्हारे प्रधानमंत्री गया हुआ वहां चाटने के लिए, किसका गया है इजराइल में नेतन्याहू के पास?
ये सारी चीजें हैं, ये सब पॉलिटिकल चीज है। इनको मेन डर है इंडियन टीम की बल्लेबाजी से कि और एक बार बेइज्जत होना पड़ेगा, चौथी बार पिटाएंगे वो हमसे। अच्छा शंकी भाई, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बफर हो रहा है, कि आपकी तरफ से इंटरनेट का कुछ इश्यू है क्या? या आई नहीं, मेरा थिंक तो 5G चल रहा है, वाईफाई है मेरा, तो मेरा बेहतरीन चल रहा है। यार एक बार बता देना अगर किसी को बफर लगे तो। आई डोंट थिंक सो, बीच में एक आध बार हो गया होगा तो हो गया होगा। सो आपने तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से, जैसा कि आपका आप रोस्ट करते हो, वैसे ही आपने यहाँ पर जो है पाकिस्तानी और बांग्लादेश को रोस्ट किया। पर मेरा एक सवाल ये है कि शंकी भाई, ये पाकिस्तान आखिर चाहता क्या? मतलब आपने बता दिया कि इलेक्शन में उस गवर्नमेंट में सॉफ्ट कॉर्नर चाहता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम फ्राइडे और नहीं नहीं, मंडे को फैसला मैंने लेंगे। मैंने मैंने ये कहा शिवा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ गवर्नमेंट, वो ये चाहता कि भारत की बीसीसीआई की बेइज्जती हो। ये टूर्नामेंट भारत में होस्ट हो रहा है तो किसको कैसे करके इसको खराब किया जाए, बस वो ये चाहता है कि हम बेइज्जती का बदला ले। हमारा चैंपियंस ट्रॉफी जो है हमारे घर पे नहीं हुआ, तो भारत जो ये होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ मिलकर, तो भारत से जितना ज्यादा मैच हम लेके चला जाए श्रीलंका, जो कि आप समझिए अभी फिलहाल जो है 55 मैचेस हैं, 55 में 20 मैच हमने श्रीलंका को दिया और 35 मैच हमारे यहाँ होना है। लेकिन अगर श्रीलंका में बांग्लादेश को भी लेके चला जाएगा, तो फिर उसका मतलब ये हो जाता है कि आप उसमें 10-12 मैच और ऐड ऑन कर लीजिए, तो उसके हिसाब से भारत में फिर ज्यादा मैचेस नहीं रह जाएंगे। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला अभी लेना चाह रहा है, ये मेन चाहता है वो। चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा, ये बदला लेने की कोशिश तो कर रहा है। आज एक क्रिकबज की एक रिपोर्ट थी कि अगर पाकिस्तान जो है कुछ एन तेन करता है तो पाकिस्तान तो पहले T20 वर्ल्ड कप से बाहर होगा। ऐसा नहीं कि आप बाकी के मैचेस खेलोगे और इंडिया के साथ नहीं खेलोगे, क्योंकि आपने पहले ये बोल दिया कि हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे और आपके एज पर स्केड्यूल आपके वहां पर हो रखे हैं। तो आप ऐसे बहाने नहीं कर सकते। जो क्रिकबज की रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि करीब 34.5 मिलियन, यानी कि करीब 312 करोड़ रुपए का जो है इनका नुकसान होगा पाकिस्तानियों का। पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं वो नहीं खेल पाएंगे, इनको बायलेटरल सीरीज नहीं खेल पाएंगे और बहुत सारा नुकसान होगा। अगर मुझे बस आपसे पूछना है कि अगर पाकिस्तान ने फ्राइडे या मंडे को कह दिया हम तो इंडिया वाले मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी ने इनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, फिर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा? एज यूजुअल देखिए शिवा, मैंने शुरू में इस बात को कहा कि ये जो चाह रहे थे और जो कुछ आईसीसी ने इनको धमकी दिया, रातों रात ये सुबह बिना नहाए धोए टीम का ऐलान कर दिया इन्होंने। एक्चुअली क्या था कि ये जो कह रहे हैं ना कि अभी हम वर्ल्ड कप तो खेल लेंगे जी, हम वो मैच नहीं खेलेंगे, आपका कहीं से बनता नहीं है, आपका कहीं से। एक्चुअली क्या है ना, देखो, नान छोले भूखे नंगे, नान छोले वाले देश क्या बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई है नहीं, लिटरेसी रेटिंग का गया गुजरा है इनके यहाँ। आप सोचिए जरा, ये तो जब ये कहते हैं कि धरती चपटी है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए इसके बारे में है? तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई चलो बायकॉट कर दो, इनको पता है हम और बर्बाद ही हैं, हम तो डूबे समय तुमको भी ले डूबे, तो इनको ये लगता है कि हम कर देंगे। बट ये वंस फॉर ऑल हो जाएगा कि भाई देखो ऐसा है, आईसीसी ने साफ तौर पर कहा कि देखो ये चीजों भी अपन बताया ना आपने कि ये सारी बातें उन पर लागू होती हैं, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि हम खेल जाएंगे और आईसीसी कहेगा बहुत बढ़िया तुम खेलने तो आ गए, अरे तुम्हारा मुंह देखने के लिए नहीं बुला रहा आईसीसी। आईसीसी को पता है कि तुम्हारी टीम जो है वो युगांडा से भी घटिया टीम है। ये लोग वैसे भी इंडिया वाले मैच सुपर 8 में जाएंगे, इसी बात पे शंका है। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना यूएसए फिर पेल दे इनको, और इंडिया तो मारेगा ही मारेगा, यूएसए भी हरा दिया। और एक और इसीलिए अभी से ये लोग, अगर आपने देखा होगा कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है अब ये अभी से शिगुफा छोड़ रहे हैं किस बात को लेकर के, देखें जी अगर भारत से तो खैर हम हार गए अगर गलती से, तो गलती से क्या तुम हारोगे ही, और देखें जी अगर यूएसए या कोई और हरा दिया तो भारत जानबूझ के अपने मैचेस दूसरे से हार जाएगा ताकि हम बाहर हो जाए। अबे तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो भाई। कुछ लोग मुगालते में रहते हैं शिवा भाई, यही वाली दिक्कत है इनके साथ में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हैं। ये सारी चीजें करके, सारी कवायदें करके पाकिस्तान अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। क्रिकेट को बढ़ा सकते थे और अच्छा कर सकते थे। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस बांग्लादेश के साथ में खड़े होकर आईसीसी को कह रहे हैं, वोट दे रहे हैं बांग्लादेश के लिए, भाई तुम्हारे से हमारा युद्ध हो चुका है, तुम्हारे से हमारे 1 2 3 3 4 4 युद्ध हो चुका है, और तुम बात करो बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश को बनाया गया इस पाकिस्तान से हमारे द्वारा, तुम्हारे चंगुल से आजाद कराया गया, तुम्हारे रेपिस्ट सैनिकों से आजाद कराया गया। हाँ, वो अब दल्ले जो है वो अब जाके मिलना चाहते हैं तुमसे, तो अलग बात है ना? यही दल्ले ना सेवन सिस्टर्स करके बैठे हुए हैं। तो इनकी कोई बात नहीं। सच्चाई ये है शिवा कि ये लोगों को अभी बरगला रहे हैं, अभी वो वहां चुनावी सेंटिमेंट है, 12 फरवरी को चुनाव होना है, तो वो अब उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब फंसा है पेच ये कि ये मूंछों की मतलब
पर आ गया है ना, ताव देने वाली बात कि अरे अब हम तो बायकॉट करेंगे। बायकॉट तो कर नहीं पाए, अब कह रहे हैं हम इंडिया का मैच नहीं खेले, इंडिया से हम ना खेलेंगे जी, इंडिया से नहीं खेले। अरे मत खेलो ना इंडिया से यार, तुम कह कर तो देखो, मत खेलो, तुम्हारी इज्जत आज उतार ली जाएगी। युगांडा तो पहले से मुंह बाके खड़ा है, हमको भी बुला दीजिए सर, स्कॉटलैंड का लगा दिए लॉटरी, हमारा भी लगा दीजिए, है ना, वो चीज है। बांग्लादेश कह रहा है, अब मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं करो बॉयकॉट। मैं चाहता हूं कि ना हो भारत पाकिस्तान मैच, मैं लिटरली कह रहा हूं कि आप करो बॉयकॉट, क्योंकि बॉयकॉट जैसे ही करोगे ना, बांग्लादेश आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को श्रीलंका मिल जाएगा, और अब बांग्लादेश फिर ये नहीं कह पाएगा कि ना ना जी हम तो पाकिस्तान बाहर हो गए तो हम नहीं खेलेंगे, तो आपको श्रीलंका चाहिए तो हम दे रहे हैं, क्योंकि फिर उसी पर सैंक्शंस लगेंगे और ज्यादा। तो इसलिए बांग्लादेश को मना नहीं करना पड़े, बांग्लादेश जाएगा, और जब वो जाएगा सोचे कितना बड़ा कट जाएगा इनका पाकिस्तान वालों का, सोचिए जरा, है कि नहीं? वो तो ये बात सही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सोच है कि आप बांग्लादेश को लाने के बारे में सोच रहे हो, और पाकिस्तान इसमें फंस चुका है। पाकिस्तान बहुत दिलचस्प होगा अगर फ्राइडे को कहता है कि चलो हमारी सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि हम खेलेंगे। पाकिस्तान ये बोलेगा ना कि हमारी सरकार, अब आप कैसे बोलोगे? आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार आपसे मतलब क्या था। बांग्लादेश के लोग जो है, बांग्लादेश की जो बीसीबी है, वो इस बात से डरा हुआ है कि भैया हमारे ऊपर कोई सैंक्शन ना लग जाए। वहां बांग्लादेश की वो लग रहा है, उनको डर लग रहा है। इवन बांग्लादेश के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई थी, मैं किसी के साथ मैंने लाइव किया था 2-4 दिन पहले। उन्होंने बोला कि देखो, आईसीसी ने हमें पूरा मौका दिया। 4 तारीख को बांग्लादेश ने बोला, आईसीसी ने करीब 20 दिन का वक्त दिया। एट द एंड वोटिंग करवाई गई, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कोई नहीं था। अब ये पाकिस्तान बड़ी लकड़ी, अब आप कह रहे हो फ्राइडे को करोगे, मंडे को करोगे। बाय द वे, बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जिनको यह नहीं पता कि अंडर-19 वर्ल्ड कप का मुकाबला 1 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान तो हम कह रहे हैं कि हम श्रीलंका में जाकर बाइकआउट करेंगे। मेरा ये सवाल है शैंकी भाई, वो तो उनके लिए डिसाइडर होगा, क्या अंडर-19 टीम जो है पाकिस्तान क्यों बाइकआउट करेगी? क्योंकि पाकिस्तान के वहां पर जीतने के चांस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो है आपका एशिया, क्या यूथ एशिया वाले जो मैचेस हुए थे, वहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और अच्छी टीम है उनकी, अंडर-19 की अच्छी टीम है, बेकार टीम नहीं है। तो क्या लगता है कि राइजिंग क्या स्टार वहां पर चेकअप, कुछ हाँ। ड्रामा होने वाला है? कुछ होने वाला है वहां पर? नहीं नहीं, देखिए इसमें भी दो धड़ा है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में दो धड़े इस बात को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो तो ऑन गोइंग है, पहले से चल रहा है, उसमें रोकने का मतलब नहीं बनता है जी। और यहां पर कह रहे हैं कि यहां आप रोक सकते हैं। ये जो आपने अभी बात कही ना कि वहां चांसेस पाकिस्तान ज्यादा है, लिटरली बात सही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अंडर-19 में अच्छी दिख रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक काफी अच्छी है, और हमारे कुछ बल्लेबाज लपेबाजी करके आउट हो रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि अब ये 1 तारीख को ना रिजल्ट उल्टा आएगा। इस बार 1 तारीख को इंडिया ही जीतेगा, ये बात भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं आपके चैनल पर, इंडिया ही जीतेगा। कारण उसका ये है कि हमारे जो बल्लेबाज थोड़े बहुत लपेबाजी कर रहे थे, खास करके वैभव सूर्यवंशी जी, इनको जो डांट पिलाई गई है हम लोगों की तरफ से, उससे थोड़ा बहुत लाइन पर आए हैं। अभी आप देखिए थोड़ी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे आज ही मैं देख रहा था, विहान मल्होत्रा ने बहुत शानदार शतक लगा दिया, चाहे, और सबसे बढ़िया प्लेयर निकल करके आ रहा है, जो भविष्य में शायद हमारे लिए जब उसका करियर उत्थान पे होगा, उस समय भारत में मैं देख रहा हूँ विकेट कीपर कुछ खास नहीं है लोग देश में। 7-8 साल के बाद वो उसका नंबर आ सकता है, और वो प्लेयर 26-27 साल का रहेगा। अभिज्ञान कुंडू इतना टैलेंटेड प्लेयर, इतना बेहतरीन प्लेयर, लेफ्ट हैंडर है, टेक्निक बहुत शानदार है। तो ये अब ये प्लेयर्स ना समझ गए कि जीतना कैसे है। बुलेवायो के अंदर में या हरारे के अंदर में आप जब भी जाइएगा, हमारे पास वो बॉलिंग अटैक भी है, हमारी बल्लेबाजी भी है, और एशिया कप में इनको खेला भी हुआ है। तो अब इनके साथ आएगा मजा। और दूसरी बात छोड़िए, चलिए जीत हार अपनी जगह पर, क्रिकेट जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मेरा ये कहना है कि ये जो 18 साल, 19 साल, 17 साल, 16 साल के जो लड़के जो खेलते हैं, ये यहां तो जीत जाते हैं, इनके अब्बू लोग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? दिक्कत तो ये है, इनके अब्बू लोग हमारे अब्बू लोगों से नहीं जीत पा रहे हैं, दिक्कत ये है, समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां दिक्कत ये है कि 19 ईयर्स वाले तो जीत रहे हो, हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है हम हार जाएंगे, जाओ, हमें मजे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है हम हार गए तो हार गए। जहां मैटर करता है वहां तो जीत रहे हैं भाई। ये अंडर-19 टीम पहले भी हारी, ऐसा नहीं पहले नहीं हारी अंडर-19 टीम, लेकिन जब बड़े लेवल पर बारी आ रही, वहां पर तुम्हारी टीम पिट जा रही है। आप देख लीजिए ना, टीम चुन के आए, 3 विकेट कीपर चुन के जा रहे हैं, लगता है कि विकेट कीपर ही इनका बॉलर भी बनेगा। 3-3 विकेट कीपर टीम में चुन के रखा हुआ इन लोगों ने, है घटिया। वो एक एक भट्टा फेंकने वाला बॉलर लेकर के आ गए, क्या तो नाम मैं भूल रहा हूं उसको, उस्मान के पता नहीं क्या नाम है उसका, भट्टा फेंक रहा था उधर IL T20 उधर में, वो भट्टा फेंका, नो बॉल फेंकेगा, इधर नो बॉल मारेगा, नो बॉल। अभिषेक शर्मा तो इंतजार कर रहे हैं, आओ बेटा फेंको नो बॉल तुम। तो ये सीधी सी बात है कि ये जो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं जी, बैन नहीं खेलते हैं, वहां मना कर देते हैं,
इतना सब करोगे, वहां आईसीसी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा रेवेन्यू का, लेकिन यहां पड़ेगा। यहां मेन मैटर करता है, यहां अगर जाओगे उंगली करने के लिए, वो उंगली जो है ना आईसीसी मोड़ करके पिछवाड़े में डाल देगा। सीधी सी बात ये है, सच्चाई यही बता रहा हूं मैं। नहीं, चलो मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आप ऐसे सडन में आओ, बस 2-4 मिनट और, बस नहीं नहीं, छोटे बिल्कुल छोटे अभी आप से। समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले पाकिस्तानियों को सकता हूँ? रेलने में फिर ठीक है मामला। चलो चलो, फिर ठीक है, हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो बाइकआउट कर सकता है, लग रहा है आपको? देखिए गीदड़ भपकी देते आ रहे हैं कई सालों से, मैं कह तो रहा हाँ हूं कर दो बॉयकॉट। ये लोग क्या हाँ। होगा, सोमवार शुक्रवार मंगलवार ऐसे करते करते कहेंगे देखिए जी अब तो बड़ा करीब आ गया, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम तो करेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा जी, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जी। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए दिखावा हो रहा है कि देखो बेटा तुम्हारे लिए कितना हम करीबी हैं। एग्जैक्टली। और बांग्लादेश को लग रहा है कि हाँ हमारा सबसे करीबी यही है, अरे तुम्हारा चूतिया काट रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अरे। कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को पता है कि जो बची उची जो भी उनके पास क्रिकेट है भी ना, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 1970 के आसपास में मुझे याद आता है जब आपने बैन लगाया था साउथ अफ्रीका पे, जब वहां बैन हुआ 20 साल 22 साल के बाद क्रिकेट आया जी। अब आप सोच लीजिए कि जब वहां बैन हो सकता है, आपको ही बैन किया जा सकता है। और बैन छोड़ दीजिए, इनका पीएसएल जो कि आज हमारा एक प्लेयर जो महंगा बिकता है, वो प्लेयर एक ही पूरी टीम खरीद ले इनकी, वो पीएसएल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बाहरी फॉरेन प्लेयर, आपको एनओसी लेना होता है ना, आईसीसी जब तक नहीं देगा, बोर्ड को नहीं कहेगा, अगर बोर्ड को मना कर देगा तो बोर्ड भेज ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं बोर्ड ही भेज तो एनओसी पाएगा। देते हैं ना हर बोर्ड के, भैया जाओ खेल लो। अब बोर्ड हम्म को ही आईसीसी मना कर देगा भैया नहीं भेजना तुमको, नहीं जाओगे। बायलैटरल पर ही मना कर देगा तो बायलैटरल खेल लो, किससे खेल, अपने ही में 22 का टीम बना लो, अगर मिल जाए 22 प्लेयर तो उसी में खेलो सीरीज, ठीक है खेल लो। हम्म कितना खेल लोगे, इक्का दुक्का टीम। बांग्लादेश मतलब ये ऐसा खेल खेलेंगे, बांग्लादेश तुम्हारे यहां, हम आ रहे हैं तो हमारे यहां आओ, यही खेलते रहो सीरीज, हो गया स्तर पूरा। हम्म। है ना, एक नहीं कहावत बट। है, संगत से गुण होते हैं संगत से गुण जाते हैं, ये वाली यही बात है। बांग्लादेश के ऊपर ये असर पाकिस्तानियों का पड़ गया है, ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे, सीख जाएंगे सब। सच्चाई ये है कि जो घुट्टी पिलानी थी इनको ना, ये लोग कह रहे, अच्छा इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं देखा जी बांग्लादेश छोटी टीम है, उन्होंने सबक सिखा दिया। अबे सबक नहीं सिखा दिया, उनका प्रायोरिटी इस वक्त चुनाव है, क्रिकेट नहीं है। सबक नहीं सीखा, ऑब्वियसली उनको हाँ। तो दर्द इतना हो रहा होगा इस वक्त में उनके। हाँ हाँ। आप याद करिए ना, इनको टेस्ट स्टेटस दिलवाने वाले जगमोहन डालमिया, आप बताइए कि बहुत टेस्ट मैच होता है कोलकाता के अंदर में, उस हम्म, मैच के अंदर में शतक हम्म। बनाने वाला बांग्लादेश का प्लेयर कौन था पता है आपको? शिवा, क्या क्या? 145 रन की पारी जिसने खेली थी बांग्लादेश के हाँ पहले टेस्ट मैच में, जो भारत से टेस्ट मैच हुआ था, उसमें हाँ शतक हाँ। बनाने वाला प्लेयर बताया कौन सा था? कौन था? यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, वही है। अब आप अच्छा। खुद सोचिए, क्या उसको हाँ याद हाँ। नहीं है कि यार हम जो पहला टेस्ट मैच जीवन का खेले थे, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर का दर्जा लगा, टेस्ट स्टेटस मिला, वो भारत की वजह से हाँ मिला था, जिसमें मेरा यादगार शतक आया था 145 का। हाँ। तो अब वो नहीं। बेचारा करे क्या, जब वो ये जो नजमुल इस्लाम बोल रहा है तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट, ये जो हाँ इनका जो इनका सलाहकार है स्पोर्ट्स का, लॉयर है वो, वैसे पता नहीं क्या लॉ करता भगवान जाने, लेकिन वो उस जब बात कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो बेचारा मतलब ना उसके चेहरे पर लगता है कि मतलब मायूसी थी, उसको अंदर से पता है कि हम बहुत बड़ा गलती कर गए हैं, बहुत हाँ बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, पिछले साल हमारा इंग्लैंड दौरे के बाद अगस्त में 5 अगस्त से 17 अगस्त से हमारा वनडे सीरीज होना था वहां पे, और टी20 हाँ। वो पोस्टपोन किया गया इस साल के लिए। हाँ ये हाँ। बवाल उसी दिन शुरू हुआ है जिसी दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना घरेलू एफटीपी जारी किया है जी। सुबह में हम्म एफटीपी का हमने अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई सितंबर में भारतीय टीम जा रही है वहां 3 वनडे 3 टी20 खेलने के लिए, और शाम से माहौल बन गया, लीजिए आज अनाउंसमेंट सुबह हो गया, शाम से जो है मुस्तफिजुर उधर गायब हो गया और ये उधर हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये दोष जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान या बाकी चीजों का है, इसमें दोष और गलती बीसीसीआई की भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बीसीसीआई बढ़िया। ने जिस तरह से, ये आपको क्या पता, आप क्या मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कबूतर को जैसे कि आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली शिकार नहीं करेगी। आपको पता था ना साल 1.5 साल से सब चीजें हो रही हैं, आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के आने की क्या जरूरत थी उसमें? कोई मतलब सही था बात। क्या? सही आप बात। नहीं लाते। अच्छा, उसके बाद शाहरुख खान दो गद्दार है, शाहरुख खान गद्दार है, कैसे गद्दार है शाहरुख खान? मतलब मुस्लिम नाम लग गया, खान टाइटल लग गया, तो मतलब मुस्लिम है तो गद्दार है,
खान लग गया तो गद्दार है, शाहरुख खान है तो गद्दार है। अरे शाहरुख खान के नाम पर लाइमलाइट लेने वालों, एक बात बताओ, शाहरुख खान गद्दार कैसे है? तो गद्दार फिर जीएमआर ग्रुप नहीं है क्या? वो दिल्ली कैपिटल्स का जो ऑनर है वो गद्दार नहीं है? पहला बोली तो उसी ने लगाया था 2 करोड़ रुपए का बेस प्राइस में, धोनी शुरुआत उसी ने की थी बोली की है। चेन्नई ने भी लगाई थी, चेन्नई ने भी लगाई थी। और उसके बाद चेन्नई 9 करोड़ तक गया, फिर 9 करोड़ 20 लाख पे जाके मिला इनको। तो चेन्नई गद्दार नहीं है, दिल्ली गद्दार नहीं है गद्दार तो शाहरुख खान। क्यों? क्योंकि केकेआर का मालिक, अरे केकेआर का मालिक जूही चावला भी है, जिनके पति मेहता साहब हैं। तो ये नहीं है, क्या है ना, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर किसी एक को पकड़ लो, बलि का बकरा बना दो, उसको कर दो। काहे कि खान साहब है ना, इसलिए उनको हम गद्दार बोल देंगे, बस ये हमारा अधिकार है। वाह, खान साहब देश में खान है तो वो गद्दार है, भले चाहे उसका पिता जो है देश की आजादी में मरा हो, शहीद हुआ हो, लेकिन वो खान गद्दार हो जाएगा। ये सच्चाई है, यही दिक्कत है हम लोगों के साथ में। हम लोग बिना तथ्य को समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, वही दिक्कत हो जाती है। शाहरुख खान सिर्फ दोषी नहीं है ना, फिर तो दिल्ली का मालिक है वो भी दोषी है। फिर चेन्नई के मालिक काशी विश्वनाथन से पूछिए कि क्यों काशी सीईओ साहब, क्यों आपने बोली लगवाई थी उस दिन बैठ के, खुद ही वहां पे बैठे हुए थे आप। 9 करोड़ तक आप क्यों गए? 5 करोड़ पर तो दिल्ली छोड़ दिया, 9 करोड़ तक आप पहुंचे थे, 9 करोड़ 20 लाख। और कौन नहीं लेना चाहेगा मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में यार, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। यहां सीधी सी बात थी, अगर आप चलो आपने 1100-1200 का प्लेयर का जो रजिस्टर हुए थे उसमें से शॉर्टलिस्ट किया गया था, जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो 370 के आसपास प्लेयर्स आए, 359 या 360 कुछ ऐसे प्लेयर थे। उसमें आपने जब आ ही गया मुस्तफिजुर रहमान, अगर आपको ये लग गया कि भाई आइडिया ऐसा है, तो 16 दिसंबर को जब ऑक्शन हो रहा था, आप उससे पहले एक बार बोल देते, सुनो जी गलती से आ गया है, अब हम हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोग बोली मत लगा लेना। नहीं लगता बोली, कर सकते थे ना। तो ये सारी गलती वहां शुरू हुई है, तब ये मामला, ये बेवजह का हाइप मिला है और हाइप दिया जा रहा है इस चीज को। इस पर मैंने भी वीडियो किया था, जो लोग कह रहे थे शाहरुख खान। मैं यहाँ पर आप लोग जो कमेंट आ रहे हैं उन सवालों को भी लूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब लाइक करके जो भी सवाल है अपने सवालों को भेज दो, एक एक करके आपके सवालों को लूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शैंकी भाई ने कहा है कि यार देखो, शाहरुख खान को जो है बलि का बकरा बनाना। मेरा ये सवाल आपसे ये भी होगा, ये जो करंट की बीसीसीआई है, आप उसको कैसे देखते हो? क्योंकि ना मैंने कई बार वीडियो इसको लेकर बनाया कि जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक इससे घटिया, इससे कमजोर बीसीसीआई नहीं देखा। जो मर्जी बोलो, हम पाकिस्तान को जितनी मर्जी ट्रोल करें, मोहसिन नकवी हमारे आंखों के सामने से हमारी ट्रॉफी चुरा कर लेकर गया। हमने बड़ी बड़ी बातें कही थी, हम उससे एशिया कप की ट्रॉफी लेकर आएंगे। राजीव शुक्ला जी मीटिंग में जाते हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जैसा आईसीसी के चेयरमैन है। बहुत सारी बातें हुई। सच्चाई यह है कि मोहसिन नकवी ने दादागिरी दिखाई, चोरी करी, जो मर्जी किया, गलत किया, लेकिन उसके बावजूद कहने को तो हम दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड है, सबसे ताकतवर बोर्ड है, लेकिन पाकिस्तान ट्रॉफी चुरा कर गया हुआ है। देवजीत साइकिया सेक्रेटरी बने, मुझे नहीं पता, ये मिथुन मनास प्रेसिडेंट बन गए, देवजीत साइकिया ये सेक्रेटरी हैं। आपको इतना नहीं पता कि मुस्तफिजुर रहमान के आने से दिक्कत होगी? अगर दिक्कत आपको पता ना बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है, आपने तभी तो सीरीज को पोस्टपोन किया था और ये चीजें हो रही थी। आप कह रहे हो कि हिंदुओं को जो है आईपीएल के ऑक्शन के बाद मारा गया। इतने बेवकूफ आप एंटिसिपेट आप लोग नहीं कर पा रहे हो। बीसीसीआई क्या कर रही? मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बीसीसीआई की इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पर को लेकर? एंड ये एशिया कप की जो ट्रॉफी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए क्या है ना, जब आप दो चीजें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है ना, वो एडमिन वाला आदमी होता है, जो मैनेजमेंट का आदमी हो ना, वो अच्छे से करता है। जगमोहन डालमिया क्यों आज हम याद करते हैं? जगमोहन डालमिया जिस दौर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय मजाल नहीं था किसी का कुछ बोलने का। आईएस बिंद्रा साहब को लोग याद करते हैं। भारत में क्रिकेट नहीं तो आप याद करें ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो है, ये दो देश अपना वर्चस्व बना के रखे हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान को मिलाया, बांग्लादेश को मिलाया, ये जो भी टीमें थी उनको, यहाँ पर जो एशियन सबकॉन्टिनेंट के, उनको मिलाकर भैया ठीक है, हमने अपना वोट बनाया और फिर हम लेकर के आए वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर निकाल करके। नहीं तो पहला 3 वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड में हुआ, 75, 79, 83, 87 लेकर के हम आए ना। तो आपको कई बार ना चीजों को समझना पड़ता है। अब आपके पास क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट खेलना जानते हैं बड़े अच्छे से। देवजीत साइकिया भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, आसाम के लिए वो ना रणजी ट्रॉफी क्रिकेट जो है वो खेला हुआ है। मिथुन मनास दिल्ली के लिए खेले हैं। हाँ, मिथुन मनास को मैं भी पसंद करता था शुरुआत में जब आईपीएल में खेलते थे, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी कभी हुई नहीं उनकी। लेकिन
मिथुन मनहास साहब दिखने से आपको लगता है क्या कि कोई एक्शन ले पाएंगे? जब गांगुली जैसा आदमी, जो बोर्ड का इतना तेवरदार वाला कप्तान अपने देश का होता था, वो गांगुली बैठ के, आप क्रिकेटर जब जब बैठाएंगे उस जगह पे, क्रिकेटर को सिर्फ क्रिकेट की समझ है, वो पॉलिटिकली चीजों को नहीं हैंडल कर पाएगा और ना ही कोई फैसला कर पाएगा। आप मोहसिन नकवी की तुलना कर रहे हैं। मोहसिन नकवी अगर आज जगमोहन डालमिया के दौर में होते ना, तो पतलून गीली हो जाती उनकी, सच्चाई बता रहा हूं आपको। यहां पर क्या है, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी है भाई, अब साला तो है ही वो आसिम मुनीर का, ऊपर से सरकार में जो प्रधानमंत्री है वो तलवे चाट रहा है। तो इसीलिए यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। अब जैसे राजीव शुक्ला जी की आपने बात की, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं पॉलिटिशियन, वो पहले मैनेजर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। तो वो अब जब एक बार काम बिगड़ गया, तब जाकर बनाने से कोई मतलब नहीं, लकीर का फकीर बनने से कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है। शरद पवार थे ना बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे, शरद पवार, एन श्रीनिवासन थे ना, कौन ये लोग क्रिकेट खेला था? शरद पवार जी कौन लीग में खेलते थे जरा बताइए मुझे, कौन सा रणजी ट्रॉफी में 50,000 रन बनाए थे उन्होंने, शरद पवार जी ने? एन श्रीनिवासन जी ने कौन सा बनाया था? लेकिन एन श्रीनिवासन, पावर देखिए ना, पावर मैं आपको बता तो रहा हूं, विराट कोहली को कप्तानी दे दी गई थी 2011-12 में, धोनी को हटवा के। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छीन ली गई थी 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, और विराट कोहली कप्तानी दे दिया गया था। सिलेक्टर्स ने क्या किया था, उठा करके दे दिया, जिमी आपके मोहन रमन थे उस सिलेक्शन कमेटी में, दे दिया, ले जाओ भाई जाओ। रिटर्न हुआ ना, उसमें से क्या किया गया? एन श्रीनिवासन ने कहा कि एकदम चुप बैठोगे, सब टीम ठीक है, खाली कप्तान चेंज कर दो। और फिर धोनी 11 वर्ल्ड कप जितवा दिए और सब सब चला ना भाई। तो ये इसलिए होता है कि एक पावरफुल जो आपका बीसीसीआई प्रेसिडेंट, मुझे तो अभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट का रोल ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं मानता था कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट का रोल एक होता है, लेकिन आप देखिएगा पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं सिर्फ सेक्रेटरी का, इवन गांगुली प्रेसिडेंट थे तो जय शाह, अभी मिथुन मनहास हैं, या इसके पहले रोजर बिन्नी साहब थे, आपके जय शाह, देन अब देवजीत साइकिया साहब, यही नाम आ रहा है ना। आप सिलेक्शन कमेटी देख लीजिए ना, सारी सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स थे आपकी टी20 की टीम वाहियात टीम बन रही थी, जैसे ही प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह का इंक्लूजन होता है तुरंत ही टीम शानदार बन जाती है भाई साहब। क्यों? क्योंकि अगला पूछने वाला है, तुम्हारे इससे पूछ लेंगे भैया, तुम्हारा कॉलर पकड़े पूछेंगे क्यों नहीं ले आ रहे इसको। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, अभी आपने एक ट्वीट देखा होगा, हम सब गंभीर को गलत कहते हैं, गंभीर की बात करते हैं, गंभीर की गलती भी है, अपनी टीम में बहुत इधर उधर फेरबदल करते रहते हैं। गंभीर ने भी शशि थरूर वाले पे ट्वीट किया था, शशि थरूर का एक ट्वीट आपने देखा होगा, उसमें ट्वीट किया था, वो किस पे निशाना साध रहे थे? आज नहीं तो कल देखिएगा शिवा, मैं बता रहा हूं आपको, जब वो कोचिंग छोड़ेंगे इस बात का खुलासा हो जाएगा कि अगरकर साहब, लोग कह रहे हैं गंभीर अगरकर के कंधे पर बंदूक चला रहे, नहीं जी, अगरकर चला रहे गंभीर के कंधे पर लेकर बंदूक। उनका मुंबईया पता नहीं क्या प्रॉब्लम रोहित से था, वो प्रॉब्लम है, विराट से पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम है। और सच बात यह है कि जब कोलकाता जाना था, कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ था हमारा, जो चोटिल हो गए थे, गले में इनका दर्द हो गया था गिल साहब का, वहां से गिल साहब का रिप्लेसमेंट मांगा जा रहा था कि गायकवाड़ को भेज दो, सरफराज खान को भेज दो, इन दोनों में से कोई एक को बुला लो। नहीं जी, नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी खिलाइए, वही ठीक है। क्यों? सरफराज खान क्यों नहीं टीम में आएगा जी? क्या प्रॉब्लम है आपको? वो भी मुंबई का प्रॉब्लम प्लेयर, गायकवाड़ भी महाराष्ट्र का प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि अजीत अगरकर सोच रहा है कि जितना रिकॉर्ड मेरे पास है उतना ही में रहे, मुंबई के लोग मुझे ही बस जाने, इन भाई साहब को कौन जानता है जी, काहे का प्लेयर है अजीत अगरकर। ये भी तो है ना, श्रेयस अय्यर ओडीआई के कप्तान बनने वाले थे, लेकिन अजीत अगरकर को पसंद नहीं था, इसलिए सुमन गिल को वो भी था। बिल्कुल, तो ये बात तो सच है कि अजीत अगरकर जो है इस समय जो बीच में काम खराब कर रहे हैं। बट मेरा, आपने एक चीज जो कह रहे थे ना कि क्रिकेटर है वो नहीं संभाल पा रहे, बट मुझे तो अभी भी लगता है कि देवजीत साइकिया इज नॉट इन फुल कंट्रोल। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इस बीसीसीआई को देखकर, क्योंकि जब एक बार आपने बोला ना सौरभ गांगुली, फिर भी सौरभ गांगुली दिखते थे, विराट कोहली से सीधा सीधा पंगा हुआ था, ठीक है, कुछ तो पावर सौरभ गांगुली के पास उस समय थी। आई नो कि उस समय जयशाह भी थे, फिर उसके बाद रोजर बिन्नी थोड़ा बहुत इधर उधर दिखते थे, उस समय तक जयशाह ने पकड़ मजबूत कर ली थी। अब तो मैं देखता हूं रोजर, ये आपके मिथुन मनास साहब को, अभी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहां पर जो सेंटर की चेयर होते हैं, जो सबसे बड़ी पोस्ट पर होता है, वो बैठता है, वो बगल में बैठे हुए थे वो मिथुन मनास, बीच में बैठे हुए थे देवजीत साइकिया। और अभी क्या, अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती थी, वहां पर क्या होता है कि देवजीत साइकिया आकर ट्रॉफी पकड़ा रहे, मिथुन मनास वहां पर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए। मतलब एक होता ना कि कोई कदर नहीं है, कोई मतलब इज्जत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मिथुन मनास आखिर अगर वो बने तो बने क्यों, थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी, बट यहां पर क्या कर रहे हो। और
मिथुन जो आपके देवजीत साइकिया साहब हैं, आपको बस मीडिया में आकर कुछ लोग तो मतलब मैं कभी कभार बातचीत होती, लोग मेरे को कहते हैं यार ये जो देवजीत साइकिया साहब है उनको ना मीडिया से बड़ा प्यार है, उनको टीवी पर आने का बड़ा शौक है, उनको इंटरव्यू देने का बड़ा शौक है, वो मौके ढूंढते रहते। वो हुआ नहीं, आपने प्यार मोहब्बत से आप थोड़ा सा इंटरनल बात करके ये मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला सॉल्ट जो है वो सॉर्टेड कर सकते थे, पैसा दे देते, शाहरुख खान मना थोड़ी ना करते, वो मुस्तफिजुर रहमान भी चुपचाप हो जाता, बांग्लादेश भी हो जाता। तो पूरी तरीके से जो आज मुझे लगता है बीसीसीआई भी सबसे बड़ी गलती करे, जो तमाशा हो रहा है, एंड देवजीत साइकिया मिथुन मनास इज अ टोटली फेलियर। बाय द वे उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आए थे? मैंने आखिरी बार एक बार वो देखा था जब एमएस धोनी मेंटोर बने थे, तब जयशाह आए हुए थे, और उस दिन अचानक से वहां पर देवजीत साइकिया आ गए, उसको कैसे वो देखते हो आप? इसलिए आए थे वो इसलिए आए हम्म, थे कि देखो तुम दोनों जो है ना, आपस में तुम हम्म, लोग की बन नहीं रही है। ऐसा करो हम्म, कि बेचारा सूर्या भी कुछ बोल पाए, और हम्म, चूंकि अजीत अगर वो तमाचा लगा था। आप देखिए ना कि जो टीम पिछले साल हम्म, 1.5 साल में सबसे घटिया टीम चुनी जा रही हो, बेवजह का कप्तान हार्दिक को हटा करके फिर गिल को उप कप्तानी देना, सूर्या को कप्तानी दे देना, अय्यर को बिल्कुल साफ कर देना, ईशान किशन का पहले से ही पत्ता साफ चल रहा था। ये जो हुआ, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह, ये दोनों उस मैच में थे जिसमें ईशान किशन रन बना रहे थे। और आप सोचिए हाँ, जरा कि अय्यर की वापसी होती है वनडे में, ईशान की वापसी होती है T20 में, अचानक किसी ने भी ये बात का जिक्र नहीं किया था कि ईशान किशन टीम ईशान। के अंदर में आने वाले हैं। हालांकि जब लाइव हो रहा था, जब जिस दिन ये टीम अनाउंस हो रही थी उसके 1-2 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली कि ईशान किशन में बातचीत चल रही है, हम्म, और जायसवाल को भी टीम में लाने के लिए बस ये बात कर रहे थे लोग कि जायसवाल को लाया जाएगा। लेकिन वो फिर वो कंफ्यूजन हो रहा था कि जायसवाल कैसे आ सकते हैं, इसलिए जायसवाल बाहर गए तो ईशान को लाया गया कि भाई दो दो प्लेयर का, और रिंकू को लाने की बात एक्जैक्टली मेरे लाइव में भी था वो कि मैंने रिंकू आ रहे हैं टीम में। तो मैं भी ये हम्म, गुणागणित लगा रहा था कि रिंकू आ रहे हैं। तो मुझे ये खबर पता चल गई थी शाम में, एक दिन शाम में, मतलब जिस दिन ऐलान हुआ दोपहर में 1-1:30 बजे, शाम में मैंने अपना हम्म, शो जो किया था, हमारा शो आता है आपका फैसला, मैंने उसमें कहा था कि देखिए मेरे पास जो खबर है, रिंकू सिंह तो टीम में आ रहे हैं, और गिल की कप्तानी जाएगी, गिल की जो है वो उपकप्तानी जो है वो जाने वाली, ऐसा कुछ था, उपकप्तानी या जगह जाने वाला, ऐसा कुछ मैंने बोला था। मैं दोबारा देखूंगा तो मुझे याद आ हम्म, जाएगा। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ईशान किशन को टीम में लाया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, हालांकि ये था कि भाई शशांक सिंह को, आप इनको जितेश शर्मा को लगातार। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा, इसको आप कंटिन्यू करिएगा। क्या गिल को पता था कि वो ड्रॉप होंगे? क्योंकि जो हमारे पास खबर आई थी, जो हमें बताया गया था कि गिल को सिलेक्शन से मतलब सिलेक्शन के बाद कॉल करके बताया गया था। हाँ कंटिन्यू। हाँ, बस गिल को पता ही नहीं था। गिल को बिल्कुल हाँ, जानकारी नहीं थी, वो तो मीटिंग में बात हुई ना, मीटिंग में सारी बात है, गिल को जानकारी इस बात की थी ही नहीं कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। हम्म, उनको बस ये था कि बस मैं अभी अंगूठे में चोट लगी हुई है, अगला मैच 5वां मैच में सिर्फ संजू को मौका दिया जा रहा है, बहुत होगा तो मैं हम्म, बेंच पे बैठूंगा। ऐसा था हम्म, कि उपकप्तानी से हटाया जाएगा, ये था, हाँ यही शायद खबर थी कि उपकप्तानी से हटा करके वो बेंच पे हम्म, बैठेंगे और संजू ओपनिंग करेंगे, ये था। लेकिन ये था कि टीम से ही हटा दिया जाए, चूंकि रिंकू को लाना था, 15 ही खिलाड़ी चुनने थे आपको, तो रिंकू को लाने के लिए आपको गिल को बाहर करना पड़ा। अब सवाल ये था कि भाई संजू ओपनिंग करेंगे तो आप बिना बिना किसी बैकअप ओपनर के जा नहीं सकते हो, तो आप 15 हम्म, कैसे करोगे? रिंकू भी चाहिए आपको और एक बैकअप ओपनर चाहिए, तो ईशान सबसे सुटेबल कैंडिडेट बन गए कि भैया वो विकेट कीपर भी हैं प्रॉपर, वो विकेट कीपिंग करते हैं और प्रॉपर ओपनर भी हैं, तो उनको लेकर के हम्म, टीम में आया गया है। तो इसलिए ये आ गया, और ये सब किया किसने? प्रज्ञान ओझा एंड आरपी सिंह ने, क्योंकि इनको देश का क्रिकेट अच्छा करना था। इसलिए आप देखिएगा सिलेक्शन कमेटी में अगर ध्यान से चेहरा देखिएगा अगरकर साहब का, चेहरा सूजा हम्म, हुआ है उनका। ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर जो है ना, मतलब मातम पसरा हुआ है, साफ दिखाई देगा कि यार मेरा कुछ नहीं सुना गया इस बार। और अगरकर साहब ने बोला होगा कि मैंने बहुत कोशिश की गिल तेरे को कप्तान बनाए रखने का, यही तो हम्म, मौका था, वर्ल्ड कप तो तू ही कप्तान था, नहीं हो पाया भैया, ये चीज है। हम्म, हम्म। अच्छा, एक और चीज है, आपसे तो वैसे बहुत रेयर ऐसे आपको लाइव पे ले आ पाता हूँ, बट ये पहले तो एक आध सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। कोई कह रहा है कि भाई मैं अगरकर को जाना जब उनकी बदमाशी शुरू, उसके पहले तो नाम भी नहीं सुना था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्लेयर तो ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं कि इतने भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आ, एशेस किया उन्होंने, बॉर्डर का ट्रॉफी में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी एडिलेड में, वो बहुत याद है अभी भी। हम्म, ट्रेड भी बंद है पाकिस्तान के साथ, ये चीजें हो रही हैं। शिव भाई ये सच्चाई है, क्या कह रहे हैं? ये सच्चाई की, और इसलिए मैं आपसे नाराज था कि आपने बिना सच जाने बीसीसीआई पर ब्लेम किया था, बीसीसीआई के ऊपर ब्लेम किया था। गौतम गंभीर, अच्छा ये आपको नहीं लगता कि, अच्छा चलो मैं आपसे अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, गौतम गंभीर एंड विराट कोहली का क्या सीन है? मतलब इतना क्या हो गया कि विराट कोहली गौतम गंभीर के बीच बातचीत नहीं होती?
कुछ तो गड़बड़ है। देखिए देखिए विराट कोहली और गौतम गंभीर का ऐसा नहीं है कि आज का है। विराट और गौतम गंभीर की लड़ाई सबसे पहले लोगों को अभी लगेगा कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के जब मेंटोर थे गंभीर तो उनका झगड़ा हुआ था। आप उसके पहले जाएंगे ना 2011 के आसपास में जब केकेआर चैंपियन बनी थी जिस साल, तो आप पाएंगे कि उस वो कुछ साल वायरल गंभीर होती है। कप्तान थे। हाँ, गंभीर हाँ। कप्तान थे केकेआर के, और उस समय विराट कोहली से उनका बहुत भीषण लड़ाई मैदान पर हो गया था। तो ये हम्म, उसकी जड़ थी, ये उसकी हम्म, जड़ थी। और ये तब की बात है जब उसके पहले ऑलरेडी अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो बहुत कम। विराट कोहली को देना उन्होंने किया था गंभीर ने। लेकिन उसके बाद अब कुछ क्या, देखो ऐसा कई बार होता है ना कि सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो भी समझिए इस चीज को, वो कई बार प्लेयर्स के बीच में होता है। वहां पर वो झगड़ा हुआ, उसके बाद वो झगड़ा शायद विराट कोहली, मुझे जहां तक मैं जो रीड करता हूं विराट कोहली को, कि अगर वो किसी के दोस्त हैं तो पक्के वाले दोस्त हैं, और अगर आपसे हाँ। नहीं बनती है तो आप कितने बड़े भी तुर्रम खान हो भैया भाड़ में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये वाला एटीट्यूड विराट कोहली का है। और मुझे लगता है कि जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि होना भी चाहिए ऐसा, कि अगर दोस्त है तो दोस्त का खड़ा होना है, अगर दुश्मन हो तो तुम अपने घर पे रहो। अब ये विराट कोहली वही आगे गए, अब इनको थोड़ी ना पता था कि कल को मेंटोर बन जाएंगे फिर झगड़ा हो जाएगा एक बार उसके बाद कोच बन जाएंगे। अब कोच बन गए, ऊपर से विराट कोहली परफॉर्मेंस भी डिप कर रहा था लगातार, ऑस्ट्रेलिया में बयानबाजी भी हो जाती है, फिर वहां से आते हैं, और चूंकि ये पता था कि इंग्लैंड में जाएंगे खेलने के लिए। लेकिन जब किसी खिलाड़ी को कहोगे कि नहीं जी 2 टेस्ट मैच देंगे आपको, अगर नहीं अच्छा करो तो हम ड्रॉप कर देंगे, विराट कोहली जैसा प्लेयर या तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हो, पहली बात तो ये है। रोहित शर्मा को आपने कब ड्रॉप किया, क्या किया, वो बात की बात है, बट विराट कोहली के बारे में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हो। तो विराट ने अपनी इज्जत समझी भी, चलो यार संन्यासी ले लेता हूं, बेहतर है, टेस्ट से क्या फर्क पड़ता है जी। इतने सारे रन बना चुका है विराट कोहली, को कल को भी कोई याद करे, आज से 50 साल बाद भी अगर कोई याद करेगा विराट कोहली को तो यही याद करेगा, है ना। हम लोग जो है जब जब एकदम बूढ़े हो जाएंगे ना, 80-90 साल के आसपास में भी अगर हो जाएंगे, तो बच्चे पोते पोतियां नाती नातियां रहेंगे तो कहेंगे बेटा विराट कोहली था प्लेयर, ओ प्लेयर। अरे वैसे ही उसको उसके बारे में लोग बताएंगे, अगले 100 साल तक वो जीवित है भाई क्रिकेट की दुनिया में। तो ये चीज ऐसा है कि विराट कोहली वो प्लेयर था, लेकिन जब चीजें खराब होती आती है, खास करके फिर रोहित के साथ भी वही हो गया उनका, तो जो ये प्रवृत्ति आया ना धोनी वाला कि हम सीनियर हटाएंगे और यंग लाएंगे, इसमें गड़बड़ ये हो गया कि आप हटाते तो चले गए बट ला नहीं पा रहे हो, जो ला पा रहे हो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, और जो है भी टीम में उसको इतना अप एंड डाउन अपन। आज मैं आपसे शिवा पूछ लूं, ये कौन बनेगा करोड़पति का 7 करोड़ का सवाल भी हो सकता है कि टीम इंडिया का नंबर 3 का बल्लेबाज कौन है, नहीं बता पाएगा कोई भी। हम रात दिन कवर करते, मैं तो नहीं बता पा रहा हूं कि नंबर 3 का बल्लेबाज कौन है टीम इंडिया का, बताइए जरा आप। हमें पता ही नहीं है ना, हम किसी को सिक्योरिटी दे ही नहीं रहे कि नंबर 3 कौन खेलेगा, सुदर्शन खेलेगा कि करुण नायर खेलेगा कि सरफराज खान खेलेगा कि पता नहीं कौन, गंभीर खुद उतर जाएंगे खेलने के लिए। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है कि इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, तरीके से हैंडल नहीं कर पाए गंभीर। अब गंभीर जिस चीज को क्रेडिट लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भूलिए मत, अरे आप तो कहते थे एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और अब आप कह रहे हो कि भूलिए मत चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जितवाया, एशिया कप। अबे थोड़ी सी दिमाग लगाओ यार आप, जिस चीज का आप क्रेडिट ले रहे हो, अवार्ड सेरेमनी में ऑलरेडी रोहित शर्मा ने कहा कि वो तो हम राहुल द्रविड़ के रणनीति जीते थे, ठीक है। अभी आज ही मैंने खबर किया, सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया था पहले मैच के बाद कि मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी कोच है जी, उसने कहा कि तुम रिलैक्स करो, अपने पुराने वीडियोस देखो, फॉर्म आ गया। मैंने कि इतना इजी था तो फिर तो गंभीर साहब को पहले बोलना चाहिए था, गंभीर साहब का यहाँ भी रोल नहीं है सूर्या का फॉर्म आने में, मतलब गंभीर साहब वहां मैदान पर रहे कोचिंग दे नहीं पा रहे हैं, सूर्या का 1.5 साल से फॉर्म नहीं आ पा रहा है, और इधर जो है उनकी पत्नी ने 2-4-10 दिन के अंदर फॉर्म दिलवा दिया वापस। तब तो मतलब वही ठीक है ना, कोच बड़ी कोच तो फिर वही है फिर। और ऐसा फॉर्म आएगा ये तो हमने भी सोचा था कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसा फॉर्म आएगा। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि गौतम गंभीर साहब का चलने वाला इस तरह से नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, गंभीर हटाओ, देश बचाओ वाला मामला सही है, क्योंकि गंभीर साहब रहेंगे ये T20 टीम में, वो चाह के भी 15 में अगर फेरबदल भी कर देंगे ना, तो 15 इतनी अच्छी चुन ली गई है कि 11 आपका अच्छा बन ही जाएगा। लेकिन वनडे में आपकी जो टीम है उसमें आपने 3, 5, 7, 8 अपने इस प्लेयर को वहां सेट कर दूं, दिन रात बेचारे क्यों मायूस बैठे रहते हैं गंभीर साहब, वो मायूस इसलिए बैठे रहते हैं, वो सोचते रहते हैं इसमें अब मैं ऐसा क्या करूं कि टीम इंडिया हार जाए, ऐसा मैं क्या करूं जो गड़बड़ हो जाए। बहुत चिंता में है गंभीर साहब। नहीं, बट मुझे इसमें ऐसा लगता है ना कि आप जो कह रहे हो कि हार जाए, मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे बारे में बात करें और क्रेडिट मुझे मिल जाए, क्योंकि वो अपना वो कुछ लाना चाहते। देखो इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज से पहले क्या होता था कि भैया सिर्फ ओपनर हमारे परमानेंट है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन खेलेगा ये नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव पीसी में आते हैं, नंबर 3 तिलक, नंबर 4 में, वो कहते हैं वहीं पर। और गंभीर जो है, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो विराट कोहली वाली भी चीज है, लोग यहां पर कह रहे हैं
जैसे शशि थरूर वाला मतलब हम सब ने जो है ट्वीट देखा, पर गौतम गंभीर भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है। अगर किसी को लगे भैया आप बिल्कुल 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 ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल। जाने से पहले हमारे कुछ बड़े बड़े पत्रकार हैं जो ये कह देते हैं कि विराट एंड रोहित का आखिरी ये जो है सीरीज होगा, ठीक है। उसके बाद विराट एंड रोहित कमाल का परफॉर्म करते हैं वहां पर। उसके बाद आपकी कोच साहब जिनको मोटिवेट करना चाहिए वो कहते हैं कि वी डोंट सेलिब्रेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अरे कम ऑन यार, क्या कहना चाह रहे हो? रोहित एंड विराट को डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हो जो कि आपकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर है। सो ये चीजें जो कल्चर है टीम का खराब हो रखा है, एंड एवरीबडी कैन सी कि विराट इज नॉट टॉकिंग टू गौतम गंभीर एंड दिस इज नॉट गुड साइन। आज आप जीत रहे हो लेकिन कल आप हारोगे तो लोग ये कहेंगे भैया आखिर यार, आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो ग्रेग चैपल वाला एरा छोड़ दो, कोच और बड़े प्लेयर के बीच में अच्छे रिलेशन रहते हैं, वो कॉर्डिनल रिलेशन रहते हैं। एंड कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। लोग आज भी यहां पर आकर लाइव पर बोल देते हैं भाई तुम्हें नहीं पता विराट कोहली ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया। घंटा नहीं लिया। विराट कोहली को जो है एक तरीके से प्रेशर किया गया, इनडायरेक्टली बोला गया। विराट कोहली जो है वो मतलब फ्रस्ट्रेट होकर उसने छोड़ने का फैसला किया, वरना विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को कभी छोड़ते नहीं है। जाते जाते मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि कल मैच है शंकी भाई। जी कंटिन्यू, यस प्लीज। ये एक मेरे को पता नहीं, मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जो आपने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में बड़े बड़े पत्रकार लोग कह रहे थे, मैंने वनडे का तो कभी नहीं कहा। मैंने तो उस टाइम बोला कि वनडे ये लोग खेलते रहेंगे जब तक ये चाहेंगे खेलेंगे। लेकिन मैंने टेस्ट संन्यास की बात, ये जब वो टेस्ट था, अब ये कौन सा टेस्ट, सिडनी आखिरी था ना, मेलबोर्न टेस्ट जो था वो उनका आखिरी टेस्ट में दोनों साथ में खेलते, सिडनी विराट भी खेले थे और रोहित नहीं खेले थे। अगर पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं है इसमें आपको, और कितना सही दिख रहा है, ये शायद उल्टा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। उसमें रोहित विराट टेस्ट से लेंगे संन्यास, ये मैंने खबर दी थी। और ये खबर मैंने दिया था उसी टाइम पर सिडनी टेस्ट मुकाबले से 2 दिन पहले। और अच्छा। उस पर मैं एक चैनल के साथ भी लाइव में था, तो मैंने वहां पे कहा था कि मेलबोर्न में ही रोहित शर्मा अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। बड़ा सवाल हुआ मेरे से कि आपको कैसे पता है कि वो खेल चुके हैं। ये अंदर की सारी चीजें, चूंकि मुझे गंभीर की हरकतें पता चल चुकी थी कि ये नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में कि ये दोनों प्लेयर उनके साथ, अब अगला सीरीज इंग्लैंड में ही था, उसके बाद उसका तो हमारा घरेलू कोई सीरीज था नहीं, उनके साथ खेलें। तो ये सारी बात तो और मैंने उस वीडियो में, मैं कहिएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस वीडियो में मैंने ये सारी जानकारी दी है। और कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हरकतें की हैं गंभीर ने, सच्चाई ये है ना, कई बार क्या होता है ना, चोर चोरी से, मैं बार बार अपने शो में ये यूज करता हूं, चोर चोरी से आता है, हेरा फेरी से नहीं आता है। और एक संत समाज के अंदर में ना साधुओं की टोली थी, एक चोर था, चोर जो है अब चोरी छोड़कर साधु बन गया। तो साधु बन करके गया वहां पे, तो उसकी आदत थी बिना चोरी के उसको नींद ही ना आए। तो क्या करे, संत जी का जो लुटी कमंडल था वो यहाँ उठा के वहां रख दे, वहां का वहां, अगले दिन सुबह देखे सब इधर उधर है। तो ये गंभीर साहब का वही है, इनको मने ये हाथ में खुजली होती रहती है, अरे यार टीम अच्छा बन गया, अब तो टीम बदलाव कर नहीं सकते, चलो 3 का 5 कर देता हूं, 8 पर लगा देता हूं प्लेयर को। मतलब वुड यू बिलीव कि संजू सैमसन नंबर 8 पे खेल सकता है? सोचिए जरा, मतलब खुद को सोचिए, प्लेइंग 11 में है, 8 नंबर पे टीम। हद हो गई भाई साहब। ये अलग लेवल का ट्रेजेडी इन्होंने किया, इन्होंने बनी बनाई। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा तुम मुझसे बचपन में क्यूरियोसिटी ये कैसे है जरा देखूं ऐसे बना के, मुझे हमेशा कहते थे बेटा तुम बनी चीज को ना बिगाड़ दोगे, जब तक बिगड़े तुम बनाने लगे हुए हो। एक हमारे यहाँ, एक हमारे गांव में थे एक अंकल जी, उन्होंने नई अपनी कार खरीदी थी, नई कार खरीदी थी। मुझे, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे याद आता है, ये 30-32 साल पहले की बात। उस समय वो खरीदे थे, गांव में इकलौती कार थी पूरे गांव में। वो भाई साहब की आदत क्या थी उस अंकल जी की, वो हर सप्ताह में संडे या सैटरडे के दिन बैठते थे, रिंच प्लास पाना लेकर के। सोचिए गाड़ी डिलीवरी करा क्या है बंदा, सप्ताह पर पहले सारे का नट बोल्ट खोल के, टायर खोल के बाहर, फिर साहब सारे चक्के करके सफाई करके फिर कसता था। भाई साहब इस साल भर गाड़ी नहीं चली। तो ऐसे लोगों को आदत होती है, कोई बनी चीजों को ना बिगाड़, बनाने के चक्कर में और बनाने के चक्कर में बिगाड़ देते हैं। गंभीर ने वही काम किया, इनको बनी बनाई टीम दी गई थी, एकदम मक्खन मलाई वाली टीम। अब इसी टीम में कह दें कल को जाकर के सुनो जी ऐसे नहीं चलेगा, एक काम करो तिलक तुम ओपनिंग करो, तो ये टीम का बंटाधार हो ही जाएगा, है कि नहीं? गलत कह रहा हूं? तो यही चीज ये बार बार करते रहे। तो गंभीर साहब सही आपने कहा, दूध के दूल्हे नहीं है। गलत देखिए, ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजेगी, दोनों हाथ लगेगा ना। हाँ हाँ। अच्छा, इस पे आप इतना गंभीर के बारे में बात कर रहे हो, मुझे ना, मैं राणा साहब से 3-4 बार मेरी मुलाकात हुई है, हर्षित राणा की बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बट ये हर्षित राणा का और गौतम गंभीर का क्या प्यार मोहब्बत है, सॉरी टू से, बट आई फील
हर्षित राणा डोंट डिजर्व टू बी इन T20 टीम। जो उनको प्लेइंग 11 में बार बार खिलाया जा रहा है, वो एक आध मैच में बल्ले से आकर काम करते हैं, वेरी गुड बल्लेबाजी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि हर्षित राणा इज अ प्रॉपर बॉलर एंड आप उनको देखो, आप उनके ऊपर गेंदबाजी से भरोसा नहीं कर सकते। अगर विकेट ले दिया, आपको जिता दिया, लॉटरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उनकी पिटाई होती है, अच्छी विकेटों पर उनकी पिटाई होती है, उस तरीके से नहीं, बट दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हर्षित राणा टीम में होंगे। मैं इस चीज को, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चॉइस है। आपको बनाना है तो एक ऐसा गेंदबाज हो जिसको देखकर सामने वाली टीम डरे। आप इस पर क्या सोचते हो? मैं आपको जवाब दे देता हूं। एक मैच याद करिएगा, जब 2 ओवर में 28 रन बनाने थे एसआरएच को, एक ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के मिचेल स्टार्क के ओवर में शायद 19 रन आ गए थे, 19 बन गए थे, 9 रन चाहिए था उस ओवर में, 6 गेंदे थी, 9 रन चाहिए था, शायद 9 रन ही चाहिए था। हर्षित राणा गेंदबाजी करते हैं और हेनरिक क्लासन बहुत जबरदस्त कातिलाना फॉर्म में चल रहे थे। वो मैच आराम से 2 बॉल रहते जीत जाती है हैदराबाद। उस मैच में हेनरिक क्लासन को आउट करते हैं और केकेआर वो मैच जीत जाती है, हारी मैच जीत जाती है। राणा का आखिरी ओवर था, वो गंभीर का प्यार वहां शुरू हुआ है, जड़ बता दिया मैंने आपको, अभी तक चल रहा है। जो आपने कहा ना बहुत प्यारे बंदे हैं, बिल्कुल प्यारा बंदा है, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, आपने लिया, देखो ऐसा है कि किसी को आप अप्रोच से कहीं सेट कर सकते हो, टैलेंट ही उसको आगे तक वहां बना के रखेगा, टिका के रखेगा कहीं पर भी। और हर्षित राणा मुझे लगता है कि बहुत इंप्रूव कर गए पहले से, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो गई है, बट स्टिल आई बिलीव, जो आपने कहा ना कि हर्षित राणा को पूरा फोकस है। मैं बार बार, मैं अपने शोज के अंदर में बताऊं आपको शिवा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने हजारों बारी बात बोली है, प्लीज डोंट मेक हिम इरफान पठान। ग्रेग चैपल एग्जांपल देते हैं ना गंभीर से, ये नया ग्रेग चैपल नहीं भाई, ग्रेग चैपल साहब को आज मौका मिले, वो चरण पकड़ ले गंभीर के, हमको कोचिंग सिखा दो यार, मैं भी करना चाहता हूं ऐसी कोचिंग। तो ऐसा है ना कि हर्षित राणा नई बॉल से अच्छे बॉलर हैं, जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हो रही है, मार खा रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है उनको। अगर वो काम करेंगे, क्योंकि गंभीर हमेशा नहीं रहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि ये वर्ल्ड कप के बाद ही हो सकता है कि 2-4 महीने बाद छुट्टी हो जाए उनकी। तो ये ऐसा है कि अगर आपको टीम में बने रहना है, अपना नाम बनाना है, देखो आपको लोग जान गए, चाहे वो अच्छे से जान चाहे बुरे से जान, लोग जान गए, आपके वेरिएशंस, आपके स्पीड सब जान गए, आप 150 भी डाल सकते हो, 120 भी डाल सकते हो, लेकिन आप पुरानी बॉल से बॉल डालना सीखो। और बजाय इसके कि आप ऑलराउंडर बनने चले हो, आपने कभी उनका स्टांस देखा है? लगता है कि ऑलराउंडर वाला स्टांस उनका कहीं से भी लगता है, वो पहले से लगता है कि बस वो लप्पा घुमाऊंगा, लगा तो भाऊ पार, नहीं तो आओ, सीधी सी बात है। ऐसी बल्लेबाजी से नहीं चलता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर बिकमिंग आपके शिवम दुबे, वो ऑलराउंडर बनने की लग रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। सीरियसली बंदे ने अब लिया है, सेकंड चांस मिला है तो अब लिया है। विजय शंकर साहब को आप देख लीजिए, सर पे बिठा के हमने देख लिया ना, विजय शंकर से गड्ढा प्लेयर भारत में नहीं मिलेगा आपको। And even Abhishek Sharma is bowling so good. Abhishek Sharma स्पिन बहुत अच्छी करा रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी बहुत आईपीएल अच्छा। के समय में, आईपीएल में बॉलिंग करता था बंदा दिल्ली डेयर डेविल्स में, आईपीएल में बॉलिंग कर, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते थे और आकर के 4 ओवर बॉलिंग डालते थे। उस समय दिल्ली वालों की किस्मत, दिल्ली वालों ने जितने जितने प्लेयर्स को छोड़ा है, सारे प्लेयर जाके दूसरे टीम में स्टार बन गए। आरसीबी वालों ने जिनको जिनको छोड़ा है, सब जाके स्टार बन गए। ये लोग अपने टीम में इज्जत नहीं समझ पाए। अभिषेक शर्मा, आपको मैं बताता हूं आज खुलेआम ना, जिस अभिषेक शर्मा को मैं प्रेज कर रहा हूं, अभिषेक शर्मा मुझे अच्छे से याद है, मैं एक चैनल पर था पहले 2020 और 2021, इन 2 आईपीएल में, अगर वो पुराने वीडियोस उठाकर देखेंगे, अगर अभिषेक शर्मा को जितना रोस्ट मैंने किया है, उतना मुझे नहीं लगता कि भारतीय मीडिया जगत में उतना किसी ने किया होगा। उस समय बता 2000 से 6 साल पहले 5 मैच में बंदे के बल्ले से एक भी रन नहीं है, छठे मैच में 2 रन बनाए, और इतनी ट्रोलिंग, इतनी ज्यादा। इवन हैदराबाद की टीम में, जब हैदराबाद ने तो उसको पूरा पाला पोसा है भाई, और हैदराबाद की टीम में आने के बाद भी 2 साल तक एकदम खराब, और इतना खराब संजोग से वही 2 साल था जब मैंने उसको सबसे ज्यादा रोस्ट किया है। मुझे अच्छे से याद 2021 का आईपीएल ऐसा था जहां पर मैंने उसको रोस्ट किया, पहले 5 मैच, छठे मैच से वो रन बनाना शुरू किया और लगातार रन बनाता चला गया। अब वो अभिषेक शर्मा और ये अभिषेक शर्मा अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे 2008 के दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में शिखर धवन ओपनिंग करते थे सहवाग के साथ में, वो तिलक शिखर धवन, और जब भारतीय टीम में 2013 के बाद जो शिखर धवन आए उसमें, तो मैं ये सिमिलरिटी पाता हूं अभिषेक शर्मा में और शिखर धवन में। दोनों लेफ्ट हैंडर, दोनों ओपनर, और पहले 5 साल के बाद दोनों जो है वो चमके हैं, और क्या खूब चमके हैं। तो ये है चीज का, अगर देखा जाए तो। चलो गाइस, बस आखिरी जाते जाते सवाल शंकी भाई से एक है संजू सैमसन को लेकर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी किया था संजू के ऊपर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मॉर्निंग मोरकल आते हैं, उन्होंने संजू को लेकर कहा कि
क्या फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, जो एज यूजुअल लोग आकर कहकर चले जाते हैं, वही बात उनको लेकर कही गई है। पर मुझे लगता है कि संजू सैमसन अपने साथ, अपने करियर के साथ, जो उनके फैंस हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, हो जाता है, पर संजू के साथ हमेशा ही क्यों होता है? जब उनको मौका नहीं मिलता, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जब मौका मिलता वो ऐसे उल्टी करके चले जाते हैं। ये क्या है? आप इनको किस तरीके से आप देखते हो शंकी भाई? देखिए, अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, शाइंकी स्पोर्ट्स पे। उसमें मैंने बताया जस्टिस फॉर सैमसन। लोगों को लगेगा कि मैं सैमसन की तारीफ कर रहा हूँ या सैमसन के बारे में। मैंने उसमें बड़ा डिटेल में, मैंने ख्याल से वो 7-8 मिनट का वीडियो है, मैंने बड़े उसमें बताया है कि क्या कारण है। पहली बात तो ये है कि सच्चाई ये है कि सैमसंग के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि जब वो जिस दौर में आए थे, क्या वो इंसाफ के लायक था? दिनेश कार्तिक जैसा विकेटकीपर भी भारत में नहीं खेल पाया क्योंकि धोनी विकेटकीपर थे। संजू सैमसन जब उभर रहे थे तो उस समय और ये बहुत सारे विकेटकीपर्स आ गए। यस, जितना उनको टाइम जिस पोजीशन में मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि जब आपको साल भर एक पोजीशन ओपनिंग दे दी गई, उसके बाद आपको 6-7 पारियां आपने खेलनी किसी अलग अलग पोजीशन पर किसी और की वजह से, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप खेलना भूल जाओ। अब जब आप ओपनिंग करने आए हो तो अब आपको ये बात बता करके टीम चुना गया। आपका जो कंपटीटर था उसको तो हटा दिया गया, गिल को। अब आपको कह दिया गया कि भाई देखो ऐसा है कि आप T20 वर्ल्ड कप में भी हमारे ओपनर हो, और उसके पहले हमारे एक वार्म अप सीरीज जो होगा न्यूजीलैंड से, वो भी हमारा आप ओपनर ही हो। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं इस टीम का मेन ओपनर हूं। और ईशान को आए तो ईशान को तो बैकअप विकेट कीपर, बैकअप ओपनर लेकर के आया गया। और अगर तिलक वर्मा होते तो ईशान को तो मौका भी नहीं मिलने वाला था। तो आपको डर कहां लगा? क्या ईशान के आने से डर लग गया या क्या हुआ? प्लस जो उनके खेलने का तरीका है, जिस तरह से वो क्रॉस दे जाते हैं, विकेट के पीछे पहले जाते हैं गहराई में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सिचुएशन उनका पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, उसको अभी तक सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने लगातार हम देख रहे हैं, बट कह सकते हैं कि खेलने का तरीका भी वही है। अब देखिए क्या है कि जस्टिस फॉर सैमसन में ऐसा है ना, जस्टिस करने का काम अब सिर्फ सैमसन का है। सैमसन टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सैमसन को डिसाइड करना है। ये मैनेजमेंट और हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मैच और मिले हैं। इन 2 मैच में मेरा मानना है कि 2 शतक, ना 2 शतक तो एक बड़ा शतक और एक 60-70 की इंपैक्टफुल इन 30-32-35 बॉल में आप मार दो 60-70 रन कि लोग याद करें कि भाई चलो ठीक है यार, ईशान ने मारा तो इसने भी तो मार दिया, तो आप ओपन कर सकते हो। लेकिन ये रोना लेकर के बैठ जाना कि भैया जस्टिस नहीं हो रहा है, भाई सबको अपने हिस्से का काम खुद करना पड़ता है। कोई और आकर के आपके लिए रन नहीं बनाएगा, सब अपने अपने रन बनाते हैं। ईशान किशन रन बनाने के बाद भी 2 साल बेचारा बंदा बाहर बैठ करके आया है, तो आज उसका नंबर है, आज वो रन बना रहा है। और जिस तरह से रन बना रहा है, सोचिए जरा, ये पोरकी पाकिस्तानी जो है, ये सब कह रहे थे अरे इंडिया के खिलाफ ओडीआई की सी टीम खेल, बी टीम खेल रही। अरे तुमको ये भी टीम जाती तो तुमको 5-0 से पिल के आती। लेकिन यहां पर जो है खेली है ये तो T20 टीम। आप देखिए, जैकब डफी 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से नंबर 1 रैंक्ड बॉलर रहा है T20 क्रिकेट के अंदर में। मैट हेनरी को हम सब जानते हैं। ये जैक फॉक्स जो है, इसको तो बड़ा हम लोग वनडे में तारीफ कर रहे थे, वाह क्या बॉलर है जी। 3 में 67 खा गया तो एक दिन में खराब बॉलर हो गया। और मैट हेनरी आके 16 खा गए, वो क्या हो गया? पहली बॉल पे बंदा कोई विकेट निकाल ले, वो जस्ट मना रहा है, दूसरी बॉल डॉट है। अब ईशान ने 2 छक्का और 1 चौका मार दिए, 16 रन। जैकब डफी आते हैं, उनको 16 रन। जेमिसन आते हैं, 17 रन खा के गए, 3 में 49 मार दिया। तो कहने का मतलब कि इंटेंट, जिस इंटेंट से ईशान खेल रहे हैं उस इंटेंट से अब आप भी खेलिए। आउट होना तय। विराट की एक बड़ी अच्छी बात मेरी को समझ में आई। विराट ने क्या कहा, मेरा इंटेंट क्यों बदला है? क्योंकि मुझे पता है कि एक बॉल आएगी मुझे आउट करके जाएगी, तो मैं पहली बॉल से मारूंगा। एक बॉल पे नाम लिखा ही हुआ है तो मैं पहली बॉल से मारूंगा। वो आप दिख रहे हैं कि कैसे वो खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया उनका, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करे बाद में बल्लेबाजी करें। वैसे ही संजू को ये कफन बांध के आना पड़ेगा, 2 मैच है मेरे पास। और सच बात तो ये है कि अगर ये 2 मैच में 10 रन, 20 रन, 25 रन, 40 रन बना करके आउट हो गए, 40 भी बोल रहा हूं मैं, 40 बना के अगर गए, तो आप देखिएगा तिलक वर्मा विल बी एट नंबर 3। वो तो तय है, वो तो अपनी जगह ले लेंगे। और उसके बाद ईशान किशन विल ओपन देने। एग्जैक्टली। तो ये आई थिंक आज का लाइव हमें बस यहीं पर, क्योंकि शैंकी भाई ने, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शैंकी भाई थोड़ा सा बिजी थे ऑलमोस्ट अपना काम करके। दिल्ली और नोएडा में तो प्रॉपर ठंड पड़ चुकी है, जा चुके थे। मैंने इनको करीब 9:20 के आसपास बोला कि शैंकी भाई एक लाइव करते हैं साथ में, उन्होंने बोला कि आ गए और 20-25 मिनट सोचकर आए थे। अब देखते देखते एक घंटा हो चुका है। सबसे पहली बात तो शैंकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे शैंकी भाई को, इनका क्रिक रोस्ट है, शैंकी स्पोर्ट्स करके चैनल है। वैसे तो मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, जैसे कि कुछ आपके लिए एक अनिल कुमार कहते हैं कि शैंकी भाई मैं सारी वीडियो आपकी देखता हूँ, ये आपके लिए कॉमेंट थैंक यू आया सो हुआ मच। था।
तो थैंक ऐसे यू मतलब काफी सारे लोग तो आपको जानते ही हैं, तो मैं प्रमोट करने वाला कौन ही होता हूँ। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैंकी भाई, आप हमारे लिए एक कहने पर आप आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बातचीत करके काफी अच्छा लगा, बहुत सारी नहीं चीजों को एक्चुअली, वैसे तो हम जी। एक्चुअली शिवा आप भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं आप भी, तो मैं भी जो भी लोग देख रहे हैं मैं कहूंगा भाई आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और शिवा भी जो है लगातार रात दिन मेहनत करते हैं आपके लिए, कोई भी अपडेट होता है तो लेकर के आते हैं, उनका भी अपना पर्सपेक्टिव है, हर किसी का अपनी राय होती है। मेरा कुछ अलग बयान हो सकता है, मेरा कुछ अलग सोचना हो सकता है, शिवा का अलग हो सकता है सोचना, लेकिन आफ्टर ऑल हम सब यही चाहते हैं कि टीम इंडिया अच्छा करे। तो यही हमारी कोशिश रहती है, और ये कम्युनिटी ऐसा है बहुत छोटा है, और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, हम लोग जो है एक दूसरे के लिए कभी भी मौका मिले तो साथ नहीं आए, तो ये गलत बात होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि समय नहीं, एक्चुअली क्या है कल मैच है और मैं सच बताऊं तो मेरी बिटिया की तबीयत खराब थी। एक्चुअली मैं शाम में डॉक्टर के पास लेके गया था, इसलिए आज शो भी मेरा नहीं गया, शाम में वीडियो गया था सिर्फ। तो मैं वहां से लौटा ही था उसके बाद ये चीज, फिर आपका चूंकि आपने कहा तो आपको मैं मना नहीं कर सकता था, तो मैंने इसलिए कहा ठीक है 15-20 मिनट ही सही, बट ये शो में ऐसी बातें आपने छेड़ दी इन पोरकियों की कि ये टाइम इतना चला गया यहाँ पे। चलो, आई होप कि आपकी जो बेटी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच। शैंकी भाई को सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपके लिए काफी सारी बातें आ रही है, आप लोग भी जाकर इनके थैंक यू चैनल को नवीन जी, थैंक यू। देखिए, सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैंकी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, थैंक यू यू। सो मच। सो ये थे हमारे शैंकी भाई, आप लोग जानते होंगे, एंड मुझे नहीं पता था इनकी मतलब बेटी की तबीयत खराब है, वरना तो मैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे अभी जस्ट पता चला कि इनकी बेटी की तबीयत खराब है। सो यही होता है यार, कि आप अच्छे हो, आप अच्छा काम करते हो और दिल से अच्छे हो, तो आपकी लोग मदद करते हैं, आपके साथ आते हैं। एंड मैंने इनको लिटरली 9:20 के आसपास बोला था कि शैंकी भाई एक लाइव करना है, तो और ये ऑलमोस्ट आई थिंक बेड पर जा चुके थे, सोने के लिए जा चुके थे, क्योंकि अब कल मैच वगैरह भी, बहुत सारे काम भी है। सो बट वो आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि आप लोगों को भी एक अलग पर्सपेक्टिव सुनने को, जानने को मिला, क्योंकि डेली क्या होता है कि हम मोस्टली अकेले लाइव करते हैं, आपके सवालों को लेते हैं, तो ऐसे कभी कभी गेस्ट लाते लाते हैं और आप लोगों से बातचीत करवाते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो की ये पसंद आई होगी, आज का लाइव पसंद आया होगा, तो आपको पता है कि कैसे प्यार और कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, उससे हमारा हौसला जो है कि मतलब बढ़ता है उससे। बाकी कोई सवाल वालो, 2-4 मिनट और लाइव है, उन सवालों को फटाफट लेते हैं, फिर इस लाइव को हम जो है वो खत्म करते हैं, ठीक है। सो एक दो सवाल ले लेते हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। अब तो लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव फिट नहीं है, अब तो लग नहीं रहा यार। सूर्य कुमार यादव की देखो इंजरी तो है, ऐसा नहीं कि अगर इतनी कि उनकी हालत खराब होती है, वो चोट है बट वो थोड़ा सा छुपा रहे हैं, उसको वो ज्यादा बढ़ ना जाए, उसको बचाव कर रहे हैं, बट है तो इंजरी जरूर। आप देखोगे आईपीएल के बाद खबर आएगी कि वो जो है अपने इसका इलाज वगैरह करवाएंगे, बट चलो ठीक है। वंस कह रहे कि बहुत अच्छा लगा आज का स्ट्रीम, थैंक यू सो मच, ऑल क्रेडिट गोज टू शैंकी भाई। एंड मुझे अब थोड़ा सा बुरा इस बात का लग रहा है कि मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, एंड मैंने उनको लाइव बुला दिया। सो मुझे थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है, क्योंकि यार ऐसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होता, बट चलो, आई होप कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एंड बड़े अच्छे इंसान, मैं आपको शैंकी भाई के बारे में बता सकता हूँ, वो तो हमारे बहुत सीनियर ही हैं, काफी समय से वो काम कर रहे हैं, और मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर शैंकी भाई वन की जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन होती है, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ समझ में नहीं आता, कभी भी इनको मैसेज करो, रात को मैसेज करो, दिन में करो, दोपहर में करो, कॉल मैसेज, एक बड़े भाई होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। एंड हम ऐसे कभी एक दूसरे से कभी मुलाकात हमारी शैंकी भाई के साथ नहीं हुई है, पर आज आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब उनकी ऐसी सिचुएशन थी, उसके बाद मेरे साथ लाइव जुड़े, सो मीन्स अलॉट यार। कल क्या चेंजेस हो सकता है कल यार, वैसे टीम इंडिया जीत चुकी है, किसको मौका देंगे? कोई ऐसा प्लेयर जिसको मौका ना मिला हो यार। देखो ईशान किशन एंड आपके ईशान किशन और आपके क्या कहते हैं कि संजू तो खेलेंगे ही, और किसको मिल सकता है? कोई है जिसको मौका मिलना चाहिए, जिसको नहीं मौका मिला? रवि बिश्नोई को तो दे दिया, आई डोंट थिंक सो ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने हर मैच में ऑलमोस्ट चेंज किया ही हुआ है। कभी आपने हर्षदीप को खिलाया, कभी उनको ड्रॉप किया, कभी बुमराह को खिलाया, तो वो भी है। पतंजलि भाई कब आएंगे? पतंजलि कौन है यार? पतंजलि कौन है ये भी बता दो यार, पतंजलि को भी हम कोशिश करेंगे। कौन है पतंजलि, है कौन? आप उसके बारे में बता सकते हो। कल राणा के लिए गंभीर किसकी बलि दे लेंगे?
कल राणा के लिए, यार राणा के लिए तो किसी की बलि नहीं लेंगे, राणा तो ऑलरेडी आपकी टीम का हिस्सा है, तो फिर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, है ना। बाकी आप लोग यार मेंबरशिप लेकर सुपर चैट करके जो है अपने सवालों को भेजा करो, मेंबरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग उसके थ्रू भी सपोर्ट करें। शिवाय आप बता दो कि क्या आपको लगता है कि अगर कहीं बैक डोर से पैसे लेकर, नहीं नहीं यार देखो एक बात बताऊं नवीन भाई, अगर अपनी जिंदगी में ना बहुत कमा चुके, इतना तो कमा चुके कि शायद उनको इस तरीके के काम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पर्सनल खुंदक की वजह से वो इस तरीके के डिसीजन ले रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो ये पैसे वैसे वाली कोई बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बाकी आई यू नेवर नो यार, आई डोंट थिंक सो, मैं इस चीज को बाय नहीं करता। बाकी पता नहीं भाई, अगर अभी भी सिलेक्शन कमेटी में, हाँ जी हाँ जी, अभी भी है यार, अभी भी आपकी सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप तक तो आपके सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आपके अजीत अगरकर ही रहेंगे। देन उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट क्या होता है और बीसीसीआई का मूड क्या होता है, देन वो डिपेंड करेगा। ठीक है। तिलक भाई कब आएंगे? तिलक यार आपके तिलक वर्मा आपके न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो 3 या 4 तारीख को टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे, 3 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को इंडिया का एक वार्म अप मैच है, वहां पर आपको तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। सो ये अपडेट है। ठीक है, कोई और सवाल वाले, किसी का कुछ सवाल है, फटाफट आप अपने सवालों को भेज सकते हो, अगर कोई सवाल है तो फटाफट आप अपने सवालों को भेज दो। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट और लाइव है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और लाइव है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोई सवाल है तो अपने सवालों को भेज दो, वरना फिर इस लाइव को हमारा खत्म होने का जो है, खत्म करने का टाइम आ चुका है। 4 तारीख को यार, 4 तारीख को वार्म अप मैच है, 4 तारीख को। प्रकाश चंद्र हेलो, अय्यर को कल चांस मिलना चाहिए यार, अय्यर को चांस पता नहीं, बहुत मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि अय्यर को खिलाने का कोई प्लान तो है नहीं लोगों का, बट हो सकता है दे दे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, हो सकता है, क्योंकि आप सीरीज तो जीत ही गए हो, पर किसको बाहर करोगे आप? किसको बाहर कर सकते हो? नंबर 3 पर आपके ईशान किशन है, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव है। अगर आपने सूर्य कुमार यादव को आराम दिया तो फिर कप्तानी कौन करेगा? वाइस कैप्टन आपके अक्षर पटेल भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर अक्षर पटेल कल अवेलेबल होते हैं तो हो सकता है कि सूर्या को आराम दे दिया जाए। आई डोंट थिंक सो यार, फिर अय्यर को आप नंबर 5 नंबर 6 पर खिला नहीं सकते, आपको खिलाना ऊपर ही पड़ेगा। शिवम दुबे को आराम देते तो फिर किसको खिलाएंगे शिवम दुबे की जगह पर? सो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इंडिया की कोशिश होगी, हम 5-0 से इस सीरीज को जीतकर जो है 5-0 ना, हाँ 5-0 से जीतकर इस सीरीज को आगे बढ़े। इंडिया तो यहाँ पर क्लीन स्वीप करने के इरादे से ही उतरेगी। ठीक है गाइस, फिर आज के लिए नाइस वीडियो भैया, थैंक यू यार प्रकाश चंद्र भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए। मेंबरशिप भी आप लोग जरूर लें, मेंबरशिप से बहुत चैनल की मदद होती है, ग्रोथ होती है, तो मेंबरशिप सुपर चैट करके भी आप लोग सपोर्ट करें। कल ईशान का टेस्ट होगा, लेट्स यार, ईशान का तो हर दिन टेस्ट होता है, ईशान किशन तो बहुत कमाल नंबर लेकर आ रहा है, पास होकर जा रहा है। ठीक है गाइस, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज के लाइव में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ये लाइव पसंद आया होगा। आप लोगों से अब मोस्ट लाइकली कल मुलाकात करेंगे, अभी एक वीडियो आने वाली, क्योंकि मैच चल रहा है WPL में, डीसी वर्सेस यूपी के बीच चल रहा है ना, डीसी और यूपी के बीच में, उस मैच की हो सकता है कोई वीडियो अगर आपके लिए लेकर आए, उस मैच के रिजल्ट को लेकर जो भी होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। एंड हमारे शैंकी भाई का जो चैनल है, उनको भी जाकर, उनके लाइव में जाकर उनके कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच आप लोग बोलिएगा, क्योंकि हमारे एक कहने पर वो आए, तो आपका फर्ज बनता है कम से कम आप जाकर हमारे बिहाफ पर उनको थैंक यू बोलोगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।